स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी एक करोड़पति परिवार में हुई थी। फिर प्रगति ने भी बहन के 21 वर्षीय देवर दिलीप यादव को अपने प्यार के जाल में फांस कर उससे शादी कर ली। शादी के 2 हफ्ते बाद ही ऐसा क्या हुआ कि 19 वर्षीय नईनवेली दुल्हन प्रगति ने मुंह दिखाई में मिले पैसों से सुपारी देकर पति की हत्या करा दी। शादी के बाद 5 दिन ससुराल में रहकर प्रगति यादव अपने मायके आ गई। उसका भाई आलोक चौथी चलाकर ससुराल से उसे लाया था। वह ससुराल से आई तो बेहद खुश थी। ससुराल से कोई शिकायत भी नहीं आई थी, इसलिए प्रगति के फैमिली वाले भी खुश थे। लेकिन प्रगति के दिमाग में क्या बवंडर चल रहा है, उसकी खुशी में कितना जहर घुला है, इसका अंदाजा फैमिली वाले नहीं लगा सके। मायके आने के दूसरे रोज ही प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज से मोबाइल फोन पर बात की और उसे मिलने के लिए औरैया हाईवे स्थित होटल बांके बिहारी बुलाया। कुछ ही देर बाद अनुराग होटल पहुंच गया। वहां प्रगति उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। होटल में बैठकर उनके बीच बातचीत शुरू हुई। प्रगति बोली, मनोज, प्लान के मुताबिक मैंने दिलीप से शादी कर ली और उसकी दुल्हन बन गई। किसी को शक न हो इसलिए सुहाग रात को भी किसी तरह का विरोध नहीं किया। हालांकि सुहाग सेज पर मुझे तुम्हारी याद सताती रही, लेकिन अब मैं अधिक दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती। आगे का प्लान क्या है? अनुराग उर्फ मनोज प्रगति का हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। प्रगति, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पति दिलीप को ठिकाने लगाने के लिए मैंने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के जरिए सुपारी किलर को खोज लिया है। लेकिन समस्या रुपयों की है। रुपयों की चिंता तुम मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। मुंह दिखाई रस्म में दिलीप के घर वालों और रिश्तेदारों ने लगभग 70,000 रुपए मुझे दिए हैं। इसके अलावा 30,000 रुपए दिलीप ने मुझे खर्च के लिए दिए हैं। इस तरह मेरे पास 1 लाख रुपया नकद और 8 लाख रुपए कीमत के गहने हैं। तुम सुपारी किलर को बुला लो, आमने सामने बैठकर पति की मौत का सौदा हो जाएगा। इसके बाद अनुराग उर्फ मनोज ने दुर्लभ यादव के माध्यम से औरैया जिले के थाना अछलदा के गांव रामनगर निवासी कुख्यात अपराधी रामजी नादर उर्फ चौधरी से बात की। वह होली के 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह सुपारी लेने को राजी हो गया था। 17 मार्च 2025 को अनुराग व प्रगति फिर से होटल बांके बिहारी पहुंचे। वहां अनुराग ने दुर्लभ के माध्यम से सुपारी किलर रामजी नादर उर्फ चौधरी को भी बुलवा लिया। फिर आमने सामने बैठकर प्रगति ने पति की हत्या का सौदा तय करना शुरू किया। रामजी नादर ने 3 लाख रुपए मांगे, लेकिन प्रगति अधिक रकम की बात कहकर राजी नहीं हुई। बाद में दुर्लभ के माध्यम से दिलीप की मौत का सौदा 2 लाख रुपए में तय हो गया। एडवांस के तौर पर प्रगति ने 1 लाख रुपया नगद सुपारी किलर रामजी नादर को दे दिए तथा शेष काम होने के बाद देने का वादा किया। पति की मौत की सुपारी देने के बाद प्रगति पति दिलीप से रसभरी मीठी मीठी बातें करने लगी। कभी कॉल कर तो कभी वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करती। दिलीप भी नईनवेली पत्नी की बातों में खूब दिलचस्पी लेता। दिलीप को महसूस नहीं हुआ कि पत्नी का प्यार छलावा है, उसकी रसभरी बातों में जहर भरा है। 19 मार्च 2025 की सुबह 10 बजे प्रगति ने दिलीप से मोबाइल फोन पर बात की तो उसने बताया कि वह इस समय कन्नौज के उमरदा कस्बे में है। पुल निर्माण का काम चल रहा है। वह भी हाइड्रा क्रेन लेकर आया था। उसका काम आज खत्म हो गया है। कुछ देर बाद वह घर के लिए निकलने वाला है। प्रगति ने तत्काल इसकी सूचना अपने प्रेमी अनुराग को दी। अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नादर को सूचित किया। रामजी नादर अपने 2 साथियों शिवम और दुर्लभ के साथ बाइक से बेला चौराहे पर पहुंच गया। दोपहर लगभग 1:30 बजे दिलीप ने बेला चौराहा पार किया और दिबियापुर की ओर रवाना हुआ। तभी रामजी नादर व उसके 2 साथियों शिवम और दुर्लभ ने उसका पीछा किया। पटना नहर पुल के आगे पहुंचने पर एक ढाबे पर खाना खाने के लिए दिलीप रुका। पीछे से रामजी नादर भी आ गया। खाना खाते समय दिलीप ने अपने बड़े भाई संदीप को फोन किया कि वह हाइड्रा क्रेन लेकर वापस आ रहा है। पटना नहर पुल के पास स्थित ढाबे पर खाना खा रहा है। 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। इधर खाना खाने के बाद दिलीप ढाबे के बाहर निकला तो रामजी नादर ने पूछा, भाई साहब, यह हाइड्रा क्रेन आपकी है? हमारी है, कुछ काम है। दिलीप ने पूछा, हाँ, बहुत जरूरी काम है। दरअसल हमारी कार बेकाबू होकर नहर पटरी फांद कर नहर में गिर रही है, उसे निकालना है। आप मेरे साथ चलकर रास्ता देख लें, फिर क्रेन से उसे निकाल देना। आप जो पैसे कहेंगे हम चुकता कर देंगे। दिलीप यादव लालच में आ गया। उसने सोचा छोटे से काम के 1000-2000 रुपए मिल जाएंगे, अतः वह उसके साथ जगह देखने को राजी हो गया।
रामजी नागर व उसके साथी शिवम और दुर्लभ दिलीप को बाइक पर बीच में बिठाकर चल पड़े। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय कर उनकी बाइक पलिया गांव के पास नहर पटरी पर रुकी। बाइक से उतरते ही रामजी नागर, शिवम और दुर्लभ ने दिलीप को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए नहर पटरी से कुछ दूर गेहूं के खेत में ले गए। वहां मारपीट कर तथा धारदार हथियार से हमला कर दिलीप को लहूलुहान कर दिया, लेकिन अब भी दिलीप की सांसें चल रही थी। फिर रामजी नागर ने कमर में खोंसा तमंचा निकाल लिया और दिलीप की कनपट्टी से सटाकर फायर कर दिया। उसके बाद उसे मरा समझकर तीनों बाइक से फरार हो गए। इस बीच प्रगति प्रेमी व सुपारी किलर से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क में रही। शाम 4 बजे पलिया गांव के कुछ लोगों ने नहर किनारे गेहूं के खेत में एक युवक को मरणासन्न हालत में पड़े देखा तो सूचना डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना थाना सहार को दी। सूचना पाते ही थाना सहार के एसएचओ पंकज मिश्रा सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय युवक की सांसें चल रही थीं। जान बचाने के लिए युवक को बिधूना ले गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती करा दिया। इधर जब 2 घंटे तक दिलीप घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई संदीप ने उसे कॉल लगाई। कॉल इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रिसीव की। उन्होंने संदीप को बताया कि यह मोबाइल फोन जिस युवक का है वह मरणासन्न हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना में भर्ती है। यह सुनते ही संदीप घबरा गया। उसने एसएचओ को बताया कि घायल युवक उसका भाई दिलीप है, वह जल्द ही बिधूना अस्पताल पहुंच रहा है। इसके बाद संदीप ने दिलीप के घायल होने की खबर अपने भाइयों, मम्मी पापा तथा दिलीप की ससुराल में दी। फिर भाई अक्षय के साथ बिधूना पहुंच गया। अस्पताल में उसने भाई दिलीप की हालत देखा तो उसने बात की। गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने दिलीप को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। सैफई मेडिकल कॉलेज में जब दिलीप का इलाज शुरू हुआ और मस्तिष्क का सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि कनपट्टी में गोली फंसी है। अब तक दिलीप का पूरा परिवार मेडिकल कॉलेज आ पहुंचा था। दिलीप की पत्नी प्रगति भी अपने भाई आलोक के साथ आई थी। पति की हालत देखकर वह फफक पड़ी और बोली, अभी तो मेरे हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और भगवान तूने ये क्या गजब ढा दिया। इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। भाई आलोक ने किसी तरह बहन को संभाला। हालांकि उसे सब पता था कि यह नाटक कर रही है। दिलीप को गोली लगने की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो एसपी अभिजीत आर शंकर, एएसपी आलोक मिश्रा, डीएसपी भरत पासवान तथा एसएचओ पंकज मिश्रा सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल दिलीप यादव के फैमिली वालों से बातचीत की। वहीं अधिकारियों को पता चला कि दिलीप एक करोड़पति व्यापारी का बेटा है। उसकी अभी हाल में ही शादी हुई थी, पर सवाल था कि दिलीप की जान कौन लेना चाहता था। इसका सही जवाब दिलीप के फैमिली वालों के पास भी नहीं था। दूसरे रोज सैफई मेडिकल कॉलेज में दिलीप की हालत बिगड़ी तो घर वाले उसे ग्वालियर के अस्पताल ले गए। वहां मन नहीं भरा तो उसे आगरा ले गए। अंत में उन्होंने औरैया के चिचौली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन 21 मार्च की सुबह दिलीप ने अंतिम सांस ली। मौत के बाद दिलीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिलीप के शरीर में 9 गंभीर चोटों के निशान मिले जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर की गोली निकली थी। पोस्टमार्टम के बाद फैमिली वाले दिलीप का शव पैतृक गांव नगला दीपा ले गए। शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। बेटे की लाश देखकर पापा सुमेर सिंह व मम्मी सुमन देवी बिलख पड़ीं। अन्य घर वालों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मृतक दिलीप की पत्नी प्रगति भी ससुराल में ही थी। प्रगति ने पति के शव पर इतने आंसू बहाए कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा। किसी तरह उसकी बहन पारुल ने उसे संभाला, फिर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर सहार थाने के एसएचओ पंकज मिश्रा ने संदीप यादव की तहरीर पर पहले दिलीप पर जानलेवा हमले बीएनएस की धारा 109 की रिपोर्ट दर्ज की। फिर मौत होने पर इस रिपोर्ट को हत्या बीएनएस की धारा 103 ने तरमीम कर दिया। चूंकि हत्या का यह मामला एक बड़े कारोबारी के बेटे का था, अतः औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और इस ब्लाइंड मर्डर का रहस्य खोलने के लिए एएसपी आलोक मिश्रा तथा डीएसपी भरत पासवान की निगरानी में एक पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार, तेज तर्रार पुलिसकर्मियों तथा सर्विलांस टीम को शामिल किया गया। पुलिस कप्तान द्वारा गठित इस पुलिस टीम ने बड़ी तेजी से काम शुरू किया। टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर ढाबा मालिक व वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की। उसके बाद पुलिस टीम ने ढाबा से पलिया गांव तक, जहां दिलीप गेहूं के खेत में मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, बारीकी से निरीक्षण किया तथा लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तक सड़क व नहर पटरी पर लगे
सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इसी जांच में पटना नहर पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक सफेद रंग की बाइक पर 4 लोग पलिया गांव की ओर जाते दिखे, लेकिन वापसी में 3 लोग ही दिखे। इस फुटेज में एक का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। सीसीटीवी कैमरे की इस फुटेज को पुलिस टीम ने अन्य थानों से साझा किया तो अछलदा थाने की पुलिस से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। थाना अछलदा पुलिस ने टीम को बताया कि फुटेज में बाइक चलाने वाला युवक कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी है, जो अछलदा थाने के ही गांव रामनगर का रहने वाला है। उस पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। अभी 1 सप्ताह पहले ही उसे गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली है। इस समय वह जेल से बाहर है। पुलिस टीम समझ गई कि दिलीप की हत्या में गैंगस्टर रामजी नागर का हाथ जरूर है, अतः उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके गांव रामनगर में छापा मारा, लेकिन वह हाथ नहीं आया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा व स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार ने तब रामजी नागर की टोह में अपने खास मुखबिरों को लगा दिया तथा खुद भी छापेमारी करते रहे। 24 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा को एक खास मुखबिर ने थाने आकर खबर दी कि गैंगस्टर रामजी नागर इस समय हरपुरा मोड़ पर मौजूद है। वह किसी युवक से पैसे के लेन देन को लेकर बहस कर रहा है। अगर तुरंत दबिश दी जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। चूंकि सूचना अति महत्वपूर्ण थी, एसएचओ पंकज मिश्रा पुलिस टीम के साथ हरपुरा मोड़ पहुंचे। पुलिस देखकर 2 युवक तेजी से भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उन दोनों को दबोच लिया। उन्हें थाना सहार लाया गया। थाने में जब उनसे पूछताछ की तो एक ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी, पिता का नाम महेश नागर निवासी रामनगर, दूसरे युवक ने अपना नाम अनुराग उर्फ मनोज यादव पुत्र राम मनोहर यादव निवासी सियापुर हजियापुर, थाना फफूंद, जिला औरैया बताया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने जब रामजी नागर की जामात लाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जीवित कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक चाकू तथा 2000 रुपए नगद बरामद किए। अनुराग उर्फ मनोज की जामात लाशी में 315 बोर का एक तमंचा, 2 जीवित कारतूस, एक मोबाइल फोन तथा 1000 रुपया नकद मिले। बरामद सामान को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। रामजी नागर ने हरपुरा मोड़ से वह बाइक भी बरामद करा दी जिसे उसने दिलीप की हत्या में प्रयोग किया था। पुलिस टीम ने हाइड्रा चालक दिलीप यादव की हत्या के संबंध में रामजी नागर उर्फ चौधरी से पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा समझ गए कि रामजी नागर आसानी से कुछ नहीं बताएगा, अतः उन्होंने उस पर सख्ती की। कुछ ही देर बाद रामजी नागर टूट गया और उसने दिलीप की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि दिलीप की हत्या की सुपारी उसकी नईनवेली पत्नी प्रगति यादव व उसके आशिक अनुराग उर्फ मनोज ने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के माध्यम से दी थी। सौदा 2 लाख में तय हुआ था और 1 लाख रुपया एडवांस मिला था। बाकी के रुपए लेने के लिए आज उसने अनुराग को बुलाया था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान रामजी नागर की चीखें अनुराग के कानों से भी टकरा रही थीं, जिससे वह घबरा उठा था। अतः जब पुलिस टीम ने अनुराग उर्फ मनोज से पूछताछ की तो वह सहज ही टूट गया। उसने बताया कि प्रगति और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के बाद दिलीप उसके प्यार में बाधक बनता, इसलिए उसने व प्रगति ने सुपारी देकर दिलीप की हत्या करवा दी। चूंकि दिलीप की हत्या उसकी नईनवेली दुल्हन प्रगति यादव ने ही सुपारी देकर कराई थी, अतः उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम प्रगति के गांव सियापुर हजियापुर पहुंची, लेकिन वह मायके में नहीं थी। उसके भाई आलोक ने बताया कि प्रगति अपनी ससुराल नगला दीपा गांव में है। उसके बाद पुलिस टीम नगला दीपा गांव पहुंची और प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया। बहू की गिरफ्तारी का ससुराल वालों ने विरोध किया तो एसएचओ पंकज मिश्रा ने उन्हें बताया कि उनकी बहू प्रगति ने ही सुपारी देकर उनके बेटे दिलीप को मरवाया है। यह जानकर परिजन सन्न रह गए। उसके बाद प्रगति को थाना सहार लाया गया, जहां उसका सामना अपने प्रेमी अनुराग व सुपारी किलर रामजी नागर से हुआ तो वह समझ गई कि पति की हत्या का राज खुल गया है। उसने बिना किसी हिलाहवाली के अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने दिलीप की हत्या का पर्दाफाश करने तथा हत्यारोपियों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एसपी अभिजीत आर शंकर ने एएसपी आलोक मिश्रा के साथ औरैया पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की और दिलीप की हत्या का खुलासा किया। चूंकि हत्यारोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था, अतः पुलिस ने मृतक के बड़े भाई संदीप यादव को वादी बनाकर बीएनएस की धारा 103(1) तथा 61(2) के तहत रामजी नागर, अनुराग उर्फ मनोज यादव तथा प्रगति यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया।
चूंकि आरोपी रामजी नागर व अनुराग के पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए थे, अतः पुलिस ने धारा 325 के तहत भी उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की जांच, आरोपियों के बयान तथा अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एक ऐसी युवती की कहानी प्रकाश में आई जिसने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने के लिए शादी के 14 दिन बाद ही अपने पति को सुपारी देकर मरवा दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के फफूंद थानांतर्गत एक गांव है सियापुर हजियापुर। इसी गांव में हरिगोविंद सिंह यादव सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कमला देवी के अलावा 3 बेटे आलोक, आशुतोष, संतोष तथा 2 बेटियां पारुल व प्रगति थीं। हरिगोविंद सिंह पहले औरैया के दिबियापुर कस्बे के संजय नगर मोहल्ले में रहते थे। बाद में वह गांव आकर रहने लगे थे। वह प्राइवेट नौकरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। हरिगोविंद सिंह यादव के तीनों बेटे आलोक, आशुतोष व संतोष पढ़ने में तेज थे। उन्होंने औरैया के तिलक कॉलेज से बीएससी पास की, फिर बाहर जॉब करने लगे। आशुतोष उज्जैन में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। तीनों विवाहित थे और परिवार सहित बाहर रहते थे। तीज त्योहारों या शादी विवाह में ही वे पैतृक गांव आते थे। हरिगोविंद सिंह की बेटी पारुल व प्रगति भी पढ़ने में तेज थीं। उन दोनों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई आदर्श शिक्षा निकेतन दिबियापुर से की, फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा औरैया के कॉलेज से पास की। उसके बाद मम्मी कमला देवी ने दोनों की पढ़ाई बंद करा दी और घर के कामकाज में लगा दिया। पारुल अब तक 18 साल की हो चुकी थी, इसलिए हरिगोविंद सिंह को उसके हाथ पीले करने की चिंता सताने लगी थी। वह बेटी का विवाह ऐसे घर में करना चाहते थे जहां संपन्नता हो और किसी चीज का अभाव न हो। काफी हाथ पैर मारने के बाद उन्हें संदीप पसंद आ गया। संदीप के पिता सुमेर सिंह यादव मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के अंतर्गत आने वाले गांव नगला दीपा के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सुमन देवी के अलावा 4 बेटे संदीप, अक्षय, दिलीप व सचिन तथा एक बेटी प्रियंका थी। अभी तक उनके किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, अतः वह बड़े बेटे संदीप की शादी को लालायित थे। सुमेर सिंह यादव करोड़पति धनाढ्य व्यापारी थे। उनका हाइड्रा और क्रेन मशीन का कारोबार था। उनके पास 10 हाइड्रा व 12 क्रेन मशीनें थीं। उनका बड़ा बेटा संदीप अपने भाइयों के साथ जेसीबी और हाइड्रा जैसे उपकरणों को किराए पर चलाता था। उसकी ज्यादातर मशीनें सेतु निगम में लगी रहती थीं। सुमेर सिंह यादव का एक मकान औरैया के दिबियापुर कस्बे में सेहुद मंदिर के पास है। संदीप यादव इसी मकान में भाइयों के साथ रहकर कारोबार चलाता था। उसने मकान के भूतल पर एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से ऑफिस खोल रखा था। उसका यह व्यापार औरैया से लखनऊ तक फैला था। संदीप व उसके कारोबार को देखकर हरिगोविंद सिंह ने उसे अपनी बेटी पारुल के लिए पसंद कर लिया। फिर 9 फरवरी 2019 को पारुल का विवाह संदीप के साथ धूमधाम से कर दिया। पारुल दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। आते ही उसने घर संभाल लिया। पारुल से छोटी प्रगति थी। वह अपनी बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर थी। 17वां बसंत पार करते ही उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और चंचल चितवन किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। प्रगति के घर से 100 कदम की दूरी पर अनुराग उर्फ मनोज रहता था। उसके पिता राम मनोहर यादव प्राइवेट नौकरी व खेती करते थे। परिवार में बेटे अनुराग के अलावा 2 बेटियां पप्पी व बबली थीं। बबली की शादी हो चुकी थी। वह उमरदा में पति के साथ रहती थी। 25 वर्षीय अनुराग उर्फ मनोज आकर्षक युवक था। बीएससी पास करने के बाद उसने नौकरी का प्रयास किया। असफल होने पर वह ट्रैक्टर चलाने लगा। अनुराग ठाठ बाट से रहता था और गांव में बाइक से घूमता था। पड़ोसी होने के नाते जब कभी प्रगति व अनुराग की आंखें चार होती तो उनकी आंखों में प्यार का समंदर उमड़ पड़ता, लेकिन चाह कर भी दोनों आपस में बात न कर पाते क्योंकि उन्हें घर वालों का डर सताता था। ये बात कोरोना काल की है। दरअसल हरिगोविंद सिंह व राम मनोहर के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी। उनका हुक्का पानी भी बंद था, लेकिन प्रगति व अनुराग एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। प्रगति मनोज के ठाठ बाट से प्रभावित थी। मनोज भी प्रगति की खूबसूरती का दीवाना था। चाहत दोनों तरफ से थी। धीरे धीरे उनकी चाहत बढ़ी तो उनका मिलन घर के बाहर होने लगा। प्रगति की मौसी का घर औरैया में था। प्रगति मौसी के घर जाती, फिर साईं मंदिर जाने का बहाना कर घर से निकलती और बांके बिहारी होटल पहुंच जाती। वहीं अनुराग भी आ जाता। फिर घंटों बैठकर दोनों प्यार भरी बातें करते। इसी होटल में एक रोज प्रगति और अनुराग ने अपने प्यार का इजहार किया और साथ जीने मरने का वादा किया। दुश्मनी के कारण दोनों ने प्यार की भनक घर वालों को नहीं लगने दी।
प्रगति का आना जाना अपनी बहन पारुल की ससुराल में लगा रहता था। वह बहन व उसके परिवार के वैभव से प्रभावित थी। उसका मन करता कि उसका प्रेमी अनुराग भी ऐसा ही अमीर होता तो वह भी उससे शादी कर खुशी से जीवन बिताती। इसी सोच में उसने एक रोज खतरनाक प्लान बना लिया और अपने प्लान से प्रेमी अनुराग को भी अवगत करा दिया। प्रगति का प्लान था कि वह अपनी दीदी पारुल के देवर दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और शादी करने के बाद उसका मर्डर करा देगी। उसके बाद प्रॉपर्टी में उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। फिर वह दोबारा प्रेमी से शादी रचा लेगी और शानो शौकत से जिंदगी बिताएगी। अनुराग को प्रगति के इस प्लान पर पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन दोहरा फायदा देखकर अनुराग भी प्रगति का साथ देने को राजी हो गया। इस प्लान के बाद प्रगति का पारुल की ससुराल आना जाना बढ़ गया। वह दिलीप पर डोरे डालने लगी। 21 वर्षीय दिलीप भी प्रगति की ओर आकर्षित होने लगा। दिलीप हाइड्रा चलाता था और दिव्यापुर में रहता था। प्रगति किसी न किसी बहाने दिव्यापुर पहुंच जाती और दिलीप के साथ घूमती। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर एक रोज ऐसा भी आया कि दोनों एक दूसरे से ब्याह करने को उतावले हो उठे। इसी बीच घर वालों ने दिलीप का विवाह कहीं और तय कर दिया। दिलीप को शादी की बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया। दिलीप ने फैमिली वालों को साफ बता दिया कि वह और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसकी शादी कहीं और की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा। दिलीप की इस धमकी से घर वाले डर गए। उसके बाद सुमेर सिंह यादव ने प्रगति व उसके पिता हरिगोविंद सिंह व भाई आलोक से शादी के संबंध में बात की। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दिलीप का रिश्ता प्रगति के साथ तय हो गया। हालांकि इस शादी को पारुल राजी नहीं थी। शादी की तारीख तय हुई 5 मार्च 2025। इधर शादी तय होने की बात अनुराग उर्फ मनोज को मालूम हुई तो वह नाराज हुआ। इस पर प्रगति ने अनुराग से कहा कि वह ज्यादा दिनों तक ससुराल में नहीं रहेगी, आते ही वह प्लान को पूरा करेगी। वह तब तक सुपारी किलर का इंतजाम कर ले। प्रगति के इस आश्वासन पर मनोज मान गया। 5 मार्च 2025 को दिव्यापुर के राधा कृष्ण मैरिज हॉल ने प्रगति का विवाह दिलीप के साथ बड़ी धूमधाम से हो गया। प्रगति दिलीप की दुल्हन बनकर ससुराल नगला दीपा आ गई। यहाँ उसकी खूब आवभगत हुई। मुंह दिखाई रस्म में उसे सोने चांदी के उपहार के अलावा लगभग 70,000 रुपए नकद मिले। सुहागरात को दिलीप ने भी उसे घूंघट उठाई पर सोने की अंगूठी व 30,000 रुपए दिए। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नई दुल्हन ससुराल में जलती होली नहीं देखती, अतः उसका भाई आलोक आया और 10 मार्च को प्रगति की चौथी रस्म अदा कर प्रगति को लिवा लाया। मायके आने के दूसरे रोज ही प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज को होटल बुलाकर बात की। फिर पति की हत्या की सुपारी 2 लाख में सुपारी किलर रामजी नादर को दे दी। प्रगति के कुकृत्य से उसका भाई आलोक बेहद खफा है। मामला खुलने के बाद उसने कहा कि प्रगति ने जो पाप किया है उसकी सजा उसे फांसी होनी चाहिए। जेल में वह व उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने नहीं जाएगा, न ही किसी तरह की पैरवी उसे जेल से रिहा कराने के लिए की जाएगी। पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे तो वह उसके शव पर हाथ भी नहीं लगाएगा। मृतक दिलीप के मम्मी पापा व भाइयों ने भी प्रगति को फांसी की सजा देने की मांग की है। फांसी से कम सजा उन्हें मंजूर नहीं है। 25 मार्च 2025 को पुलिस ने हत्यारोपी रामजी नादर, अनुराग उर्फ मनोज व प्रगति को इटावा कोर्ट ने पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। 27 मार्च 2025 की रात इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने चेकिंग के दौरान सुपारी किलर रामजी नागर के साथ ही शिवम व दुर्लभ यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों दिलीप हत्याकांड में वांछित थे। उनके पास से 2 तमंचे तथा 4 कारतूस बरामद हुए। उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।